गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 11th की हॉर्नेबल बुक का चैप्टर, जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। ये फोर्थ चैप्टर है और लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य, ऑफ द सोल यानी कि आत्मा का, या स्पिरिट जिसको हम लोग बोलते हैं उसका परिदृश्य। ठीक है। और इस स्टोरी में आपको दो स्टोरी और मिलेंगी, लेकिन छोटी छोटी सी स्टोरी होंगी, वो आपको समझना पड़ेंगे अच्छे से। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। लेट्स स्टार्ट। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज़ टोल्ड अबाउट पेंटर वू डाउजी। ठीक है। एक बहुत ही प्यारी कहानी बताई गई है एक। ठीक है। टेल मतलब होता है कहानी, TALE। ठीक है। इसका मतलब होता है कहानी। और ये बताई किसके बारे में गई है? एक पेंटर जिसका नाम है वू डाउजी। तो गाइज आप लोग को ये सबसे पहले नाम याद रखना ही है, वू डाउजी। ठीक है। ये वू डाउजी आपको नाम याद रखना है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो कि 8th सेंचुरी में रहते थे। ठीक है। यानी कि बहुत पुरानी। और आज हम लोग किस सेंचुरी में रह रहे हैं? 21 सेंचुरी में। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। ओके। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज लैंडस्केप कमीशन बाय द टेंग एम्परर। ठीक है। ये यहाँ पर इनकी जो लास्ट जो पेंटिंग है वो कमीशन यानी कि कमांड की गई थी एक एम्परर के द्वारा, जो कि टेंग के थे। ठीक है। शायद ये चीन के पास ही पड़ता है, टेंग। ठीक है। और उनका एम्परर का नाम क्या था? जुआन जोंग। ठीक है। नाम याद रखना। जो टेंग के जो एम्परर हैं उनका नाम जुआन जोंग है, जिन्होंने वू डाउजी को एक पेंटिंग बनाने के लिए बोला था। ठीक है। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। और वो पेंटिंग उन्होंने अपने पैलेस वॉल में डेकोरेट करवाई। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। जो यानी कि उन्होंने एक पर्दे के पीछे उस स्क्रीन को छुपा रखा था। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, जिससे सिर्फ और सिर्फ जो एम्परर है वही उसको देख पाए। ठीक है। फॉर अ लॉन्ग वाइल, बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है। द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। एम्परर जो राजा था वहाँ की एडमायर का मतलब उसकी तारीफ करता रहा, प्रशंसा करता रहा। क्या करता रहा? प्रशंसा करता रहा। आगे देखते हैं गाइस। डिस्कवर और क्या प्रशंसा करता था? उसमें क्या क्या चीज़ थी? डिस्कवरिंग फॉरेस्ट वगैरह थे, हाई माउंटेन्स थे, वाटरफॉल थे, क्लाउड्स फ्लोटिंग ऑन इन एन इमेंस स्काई, यानी कि बहुत बड़े आसमान में क्लाउड यानी कि उड़ रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। मैन ऑन हिली पाथ। ठीक है। जो हिली पाथ है वहाँ पर आदमी लोग हैं। बर्ड्स इन फ्लाइट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस पेंटिंग में थी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ ज़रूर जाएगा। आप इसको याद रखिएगा कि पेंटिंग जब बनी थी तो उसमें क्या क्या था। ठीक है। वंडरफुल सीन कौन कौन से थे? एक तो ये हो गया डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन। ठीक है। उसके बाद आपका वाटरफॉल्स, क्लाउड फ्लोटिंग। ठीक है। इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ। ठीक है। बर्ड्स। ठीक है। इन अ फ्लाइट। ये सारी आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। तो जो पेंटर होता है वो बोलता है, वो डाउजी बोलते हैं, लुक सर, सेट द पेंटर, इन दिस केव, इस केव यानी कि इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो कि माउंटेन के नीचे, माउंटेन में गुफा बनी है। ठीक है। माउंटेन के बिल्कुल नीचे ड्वेल्स अ स्पिरिट, एक आत्मा रहती है। ठीक है। द पेंटर क्लेप्ड हिज हैंड्स, जो पेंटर था उसने अपनी ताली बजाई, क्लेप। ठीक है। अपने हाथों से ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और वहाँ का जो गुफा का जो रास्ता था वो खुल गया। तो ये तो मुझे थोड़ा सा सुपरस्टिशन लग रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में कोई इसको विश्वास नहीं करता है, लेकिन देखते हैं। द इनसाइड इज़ स्प्लेंडिड, जो उसके अंदर का जो नज़ारा था वो बहुत ज़्यादा शानदार था। स्प्लेंडिड का मतलब शानदार। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, जिसको समझाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है। मतलब हम लोग के समझ के परे है। प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे। तो बोलते अब मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ इसमें। द पेंटर एंटर द केव, तो उस जो पेंटर होता है उस गुफा में चला जाता है। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जो दरवाज़ा था गुफा का बंद हो जाता है। ठीक। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्पर कुड मूव और अटर अ वर्ड,
इससे पहले कि राजा कुछ कह पाता या कुछ उसको अपनी मतलब कुछ कह पाता या चल पाता, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एस्टोनिश्ड हो गया था। द पेंटिंग हैड वेनिश्ड बिफोर द वॉल फ्रॉम द वॉल, और जो पेंटिंग जो वॉल पे बनी हुई थी, ठीक है, वो भी गायब हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुडाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, यानी कि एक बता रहे हैं कि एक छोटा सा धब्बा भी, ब्रश का जो भी छोटा सा धब्बा भी होता है, निशान, वो भी दीवार पर नहीं बचा था। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और उस आदमी को इस दुनिया में फिर कभी देखा नहीं गया। तो क्या आप लोग इस चीज़ को विश्वास करेंगे कि ऐसा हो सकता है कि भाई किसी ने पेंटिंग दीवार पे बना दी हो और उसके बाद बनाने के बाद दरवाज़ा खुल भी गया हो और वो इसके अंदर चला गया हो और फिर कभी लौटा ना हो? हाउ डिड दिस पॉसिबल? बट जो 8th सेंचुरी में भी हो सकता है। आई डोंट से एनीथिंग एल्स। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज़ क्लासिकल एजुकेशन, और इसी तरह की स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है चाइना की जो एजुकेशन क्लासेस है वहाँ पर। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जियांगजी आर फुल ऑफ देम, यानी कि जिसमें जो बुक्स हैं, ये दोनों बुक्स याद रखना कौन कौन सी बुक हैं। एक तो है कन्फ्यूशियस, ठीक है, और एक है जुआनजी, ठीक है, जुआंगजी। ये दो बुक हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। कहाँ? चाइना में। यानी कि फेमस इसलिए क्योंकि ये दोनों बुकें इसी तरह की कहानियों से भरी हुई हैं। ये दोनों जो बुक्स हैं इसी तरह की कहानियों से भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, और ये जो बुक्स हैं अपने जो मास्टर को मतलब मदद बहुत ज़्यादा मदद करती हैं कि वो अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको राइट डायरेक्शन में ले जाएं। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, ठीक है। यानी कि यहाँ एक चीज़ और बताई जा रही है कि आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो भी उनकी जो पेंटिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली, यानी कि जो चाइनीज़ लोगों की, अच्छा, एनेक्डोट का मतलब होता है, एनेक्डोट का यहाँ पर एक छोटी छोटी, बियॉन्ड दैट एनेक्डोट, यानी कि इन छोटी छोटी कहानियों से रिलेटेड, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, और ये अब आर्ट को मतलब बहुत ही ज़्यादा कंसिडर्ड करते हैं, उसमें डूब जाते हैं। यानी कि जब कोई आर्ट बनाता है तो उसमें डूब जाता है, तो जब वो डूब जाता है तो उसको क्या होता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बनती है। अब डूब जाने का मतलब ये नहीं कि आर्ट के कलर में डूब जाओ, ठीक। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी, अगर जो स्टोरी अभी आपको बताई गई नहीं, जो वुडाउजी वाली, उस स्टोरी को, और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुड ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन, ठीक है। और एक और स्टोरी आपको जो बताने जा रहा हूँ मैं, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आप ऊपर की स्टोरी को और जो एक मैं अभी बताने जा रहा हूँ जिसमें एक पेंटर होता है जो पूरा ड्रैगन बना देता है, लेकिन वो आई नहीं बनाता उसकी। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर वो उसकी आई बना देगा, आँख बना देगा, तो वो जो ड्रैगन है उस मतलब आर्ट से, पेंटिंग से बाहर निकल के उड़ जाएगा। लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि आपको दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, ऊपर की स्टोरी को, और इसमें चाइना के लोग होते हैं वो इसी तरह की स्टोरी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आगे चलते हैं। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, जैसे कि मैंने बताया था उसमें वही लिखा हुआ है कि डर है कि ऐसा ना हो कि जो ड्रैगन है वो पेंटिंग से निकल के बाहर उड़ जाए। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, तो बता रहे हैं कि जो चाइनाज़ में जो वेस्टर्न पेंटिंग बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो वेस्टर्न पेंटिंग के ऊपर ज़्यादातर लोग बात करते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं इन 15th सेंचुरी, ठीक है, एंटवर्प, यहाँ पर अब अभी तो 8th सेंचुरी की बात हुई थी जिसमें वुडाउजी एक पेंटर था। अब यहाँ पर 15th सेंचुरी में एंटवर्प है, मास्टर ब्लैक स्मिथ, यानी कि वो ब्लैक स्मिथ में बहुत बड़ा मास्टर था, ठीक है, कॉल्ड क्विंटिन मिथसेस, इनको क्या बोलते हैं?
क्विंटिन मिसेस फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। ठीक है, जो एक याद रखना एंटवर्प एक लड़का था, और ठीक है जिसको हम लोग एक ब्लैक स्मिथ होते, ठीक है बताते थोड़ा सा। अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटिन मिसेस फेल इन लव। ठीक है, तो याद रखना जो एंट वर्ब हैं ये कोई एक हैं, ठीक है जिनकी लड़की जिनकी लड़की को जो क्विंटिन मिस्से हैं उनसे प्यार हो जाता है। ठीक है, एंड वो होता क्या है वहाँ पर, और ये एंड वर्ब कौन है, तो यहाँ 15th सेंचुरी में एक एंटवर्प थे। ठीक है, और जो कि एक पेंटर थे, वहाँ पर एक मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटिन मिसेस फॉल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। यानी कि जो एक मिसेस थे, इनको पेंटर्स की डॉटर से प्यार हो जाता है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। ठीक है, तो जो उनके फादर इन लॉ थे वो ये पसंद नहीं करते कि उनका जो दामाद होगा वो ब्लैक स्मिथ टाइप का होगा, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे इस तरह के प्रोफेशन को। सो क्विंटिन ने क्या किया, स्नीक्ड इनटू अ पेंटर स्टूडियो। वो चुपके से एक दिन जो भी स्टूडियो है वहाँ पे चले गए अंदर, एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। ठीक है, उनके जो पैनल होता है उस पर बहुत प्यारी सी एक नई सी एक फ्लाई बना दिया। ठीक है, विथ सच डेलिकेट्स रियलिज्म, और जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रियल की है। दैट मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे, और मास्टर जब वहाँ अंदर गए तो उन्होंने उसको भगाने की कोशिश करने लगे। बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, उन्हें इससे पहले उन्हें रियलाइज़ होता, पता चलता एक्चुअली है ये क्या। तो जो क्वेंटिन थे उन्होंने क्या हुआ, वो मास्टर जो पेंटर मास्टर थे उनके स्टूडियो में गए अंदर, और उन्होंने एक फ्लाई को बना दिया, मक्खी को बना दिया। और मक्खी को जब बना दिया तो मक्खी इतनी हकीकत की लग रही थी कि जो पेंटर थे वो भी ये समझ बैठे कि ये सच की है, इसलिए वो उसको भगाने लगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले वो पता कर पाते हुआ क्या, द क्विंटन वॉज इमीजिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटाइज इनटू हिज स्टूडियो। तो जो क्विंटन थे वो क्या था, वो बाहर आ गया और उनके स्टूडियो में उनको दिख गया। ही मैरिड, उसके बाद उन्होंने उसको अपना लिया। ठीक है, और क्या हुआ, ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। और वो उन्होंने जो क्विंटन ने पेंटर्स की डॉटर से शादी कर ली, और उस ज़माने के ठीक है अपनी एज के सबसे फेमस पेंटर्स वहाँ बन गए। दिस टू स्टोरी इलिस्ट्रेट, यानी कि ये दोनों स्टोरी थोड़ा सा इलिस्ट्रेट है, यानी कि कन्फ्यूज़न टाइप की हैं। व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ ट्राइंग टू अचीव, यानी कि दोनों आर्ट हैं, वो दोनों आर्ट अचीव क्या करना चाह रही हैं। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक, ठीक है लाइकनेस, यानी कि दोनों में एक ही तरह का थोड़ी सिमिलैरिटी पाई जा रही है। इन यूरोप द एशियंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। तो बता रहे हैं कि जो यूरोप में, ठीक है यूरोप में अलग कंडीशन है और एशिया में अलग। एशिया यानी कि जो चाइनीज़ आर्ट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, तो यानी कि जो अपने अंतरात्मा से में खो कर कोई आर्ट को बनाते हैं वो एशिया के कहलाते हैं। ठीक है, और जो अपनी जो आर्ट को कन्फ्यूज़न क्या कर देते हैं, कन्फ्यूज़न कर देते हैं, वो यूरोप के आर्टिस्ट होते हैं। इसमें कुछ ऐसा कहा जा रहा है। आगे चलते हैं गाइस। इन द चाइनीज़ स्टोरी, चाइनीज़ जो स्टोरी है, द एम्प्रर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। चाइनीज़ स्टोरी में क्या होता है, चाइनीज़ स्टोरी में ये होता है कि एक एम्प्रर होता है, वो एक पेंटिंग के लिए बोलता है, और जब पेंटिंग बन जाती तो उसकी वो बहुत आउटर यानी कि बाहरी तरीके से देखकर उसकी तारीफ़ करता है। ठीक है, बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। जो आर्टिस्ट होता है वो उसको बताना पड़ता है उसकी जो उसने जो काम किया उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। द एम्peror may rule over the territory he has conquered but only the artist। तो यहाँ बता रहे जो एम्प्रर होता है वो तो रूल करता है टेरिटरीज पर,
वो जीत हासिल करता है, वहाँ कब्जा कर लेता है जब, बट द आर्टिस्ट नोज, लेकिन आर्टिस्ट को पता होता है द वे विद इन, जो जिस जिस रास्ते पे वो जिस तरह से वो आर्ट को बना रहा है, लेट मी शो द वे, ठीक है। द डाउ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड, यानी कि जो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट को दोनों रास्ते पता होते हैं कि वो किस तरीके से उसकी स्पिरिट को भी बना सकता है और उसमें एक एक्सटर्नली भी तरीके से उसको आर्ट को बना सकता है। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और यहाँ पर जो ब्रह्मांड में जो बहुत ही ऐसी ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग मिस्टीरियस मानते हैं, यानी कि क्या मानते हैं, मिस्टीरियस, रहस्यमय। अभी भी ब्रह्मांड में हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रहस्यमय तरीके से जिसमें काम होता है। द पेंटिंग इज़ गॉन, पेंटिंग तो जा गई, चली गई, जा चुकी है। बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, लेकिन जो आर्टिस्ट था वो अपने गोल पे पहुंच जाता है। तो हम आपको फिर से बताते हैं इसमें होता क्या है। यहाँ बात हो रही एक चाइनीज़ आर्ट के बारे में और एक यूरोप आर्ट के बारे में, ठीक है। जो ड्रैगन फ्लाई के बारे में बात हो रही थी वो आर्ट यूरोप में चलती है, और यहाँ जो बात हो रही है कि किस तरह से एक पेंटर ने अपने एक्सटर्नली, ठीक है, दिखावे को दिखाकर और वहाँ दिखाया, और उसने क्या हुआ, वो उसने एक पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग में उसका जो गोल था, उस पेंटर का जो गोल था वो उसने पूरा कर लिया, वो तो अपने गोल तक पहुंच चुका है। इसलिए यहाँ पे लिखा है द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, ठीक है, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीरियंस, ठीक है, बिना किसी मटेरियल को वहाँ पर ले जाकर, कोई भी चीज़ ना ले जाकर वो सीधा वहाँ पर चला गया, और तब से वो दिखा भी नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी स्टोरी थी, आई होप सो कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यूज़, ठीक है यार गाइस। जो चाइनीज़ आपकी जो पेंटिंग बनती है उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो एक एक्चुअल व्यूज़ को दिखा दे, इसीलिए तो यहाँ लिखा हुआ है द क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, ठीक है। जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है वो एक्चुअल व्यूज़ नहीं दिखाती है, एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसे कि वेस्टर्न फिगरेटिव जो पेंटिंग दिखाती है। वेयर इज़ द यूरोपियन पेंटर wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it। तो जो वेस्टर्न यानी कि कहाँ के हैं, यूरोप, जो यूरोप के जो पेंटर है वो क्या कहते हैं, जिस तरह का वो चीज़ बना रहे हैं वो चाहते हैं कि उनको उनकी आँखों से, उनके नज़रिए से उसको देखा जाए, ठीक है, ना कि आप अपने नज़रिए से। जिस तरह से उन्होंने बनाया है, जिस तरह से वो दिखाना चाहते हैं आपको पेंटिंग को, उस तरह से आप देखें। फ्रॉम ए स्पेसिफिक सिंगल एंगल, ठीक है, फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, इसका यानी कि एक दृष्टिकोण, बिल्कुल एक दृष्टिकोण से, अच्छे से। लेकिन यहाँ क्या होता है, द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज़ अ सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन जो चाइनीज़ होते हैं वो एक ही व्यू पॉइंट को बिल्कुल चूज़ नहीं करते हैं। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल, भले ही उनका जो लैंडस्केप होता है वो रियल नहीं होता है उनमें से, ठीक है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप उसको किसी भी तरह से देख सकते हो, ठीक है। इसको आप चाहें कैसे भी देख लो, लेकिन जो यूरोपियन होते हैं वो उनका उनका एक नज़रिया होता है, उनका कहना ये होता है कि जिस तरह से मैंने बनाई और मैं जिस तरह से चाहता हूँ तो आप उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ रहा है, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। देन ट्रेवल इन इट, देन ट्रेवल इट का मतलब यात्रा करना, यानी कि उस सुनहरे चीज़ से कैसे यात्रा करना, जो पेंटिंग बनाई जा रही है चाइनीज़ के द्वारा, उसकी यात्रा करना, यानी इसको देखना। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, यानी कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह का उसमें रास्ता बना देते हैं जिससे आप ऊपर और नीचे दोनों तरीके से सेम देख सकते हैं अच्छे से, देयर वॉन्ट बी एनी प्रॉब्लम। देन बैक अगेन, उसके बाद आप वापस आ सकते हैं इन अ लीजरली मूवमेंट, ठीक है, यानी कि लीजरली मूवमेंट यानी कि सुहाने सफ़र से। सुहाने सफ़र को किसको कहा जा रहा है, पेंटिंग को कहा जा रहा है। जो चाइनीज़ पेंटिंग है वो बताई जा रही है कि वो इस तरह से है कि आप उसको चाहें ऊपर से नीचे से आप देखो तो आपको दोनों से अच्छी ठीक लगेगी,
ठीक है। लेकिन उसके बाद आप जब वहाँ से आओगे तो वो आपका सुहाना यानी कि सुहाना सफ़र हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें बनी हुई होती हैं। लेकिन जो यूरोपियन होती है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ उनके नज़रिए के अकॉर्डिंग देखना होता है। अगर वो बोलेंगे नहीं आधा देखिए तो ये आधा, फिर उसके बाद आधी पेंटिंग दिखाएंगे, उसके बाद फिर आधी पेंटिंग दिखाएंगे, फिर आधा छुपा लेंगे, फिर आधी दिखाएंगे। इस तरह से कुछ पेंटिंग होती है, वो अलग पेंटिंग होती है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, ठीक है। और इसी तरीके से धीरे धीरे जो ऑप्शन होते हैं वो धीरे धीरे पेंटिंग खुलते हैं। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर एड अ dimension of time which is unknown in any other form of painting। तो वहाँ यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग का भी बारे में बताया गया है कि एक टाइम को मतलब पेंटिंग जब वो लोग बनाते हैं, यहाँ यूरोपियन की बात हो रही है। जो यूरोपियन लोग होते हैं वो अपनी पेंटिंग को बनाते हैं और बनाने के बाद क्या करते हैं, अप टू मूव यानी कि ऊपर से नीचे तक मूव करेंगे। उसमें टाइम को भी बताएंगे कि टाइम इतना है। और टाइम मतलब जैसे कभी कुछ पेंटिंग ऐसी होती हैं कि आप कुछ देर तक उनको देखते रहते हो, देखते रहने के बाद वो अचानक उनका शेप बदल जाता है, ठीक है। ये आर्टिस्ट की एक कला होती है। इसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ अ व्यूअर, ठीक है। और ये ही इनका यही चीज़ जो पार्टिसिपेंट व्यूअर्स होते हैं, पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये उनको एक्टिव बनाता है। हु डिसाइड्स एट वॉट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग। और जो व्यूअर्स देखने वाले आते हैं और उनको जो पेंटर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनको किस रास्ते से किस तरह से उस पेंटिंग को देखना है। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिज़िकल एज वेल एज मेंटल। जो पार्टिसिपेशन होते हैं वो फिज़िकल और मेंटल दोनों तरीके से उसको मतलब उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज़। लेकिन यह जो चाइनीज़ पेंटर होंगे वो आपको इस तरह से नहीं कहेंगे कि आप मतलब बोरोज आइज़ का मतलब आँख उधार ले लेना। अब आँख उधार लेने का मतलब ये क्या हो गया, मतलब किसी चिड़िया की आँख को बनाना और या दिखावा करना, इस तरह से वो नहीं चाहेंगे। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। वो चाहेंगे कि तुम उनके दिमाग में मतलब उसके वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाए। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन। और जो लैंडस्केप होती है यानी कि धरती का जो दृश्य होता है वो हमारे इनर यानी कि आंतरिक भाव में होता है। अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस यानी कि जो अंतरात्मा से रिलेटेड होता है, ठीक है, और एक कंसेप्चुअल स्पेस में होता है। अच्छा, अब अंतरात्मा से रिलेटेड क्या है? कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं कि हम लोग उनको देखते तो हैं लेकिन उसका इतना इफेक्ट हमारे पास नहीं पड़ता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल और दिमाग दोनों चीज़ें में बस जाती हैं। वो होती है चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में बात की जा रही है। और ऐसी भी बात नहीं है कि जो यूरोपियन जो पेंटिंग है वो नहीं है, उसमें आपका शो ऑफ ज़रूर है, ठीक है। और वो ये चाहते हैं कि आप उनके दृष्टिकोण से देखें, ठीक है। जो पेंटर पेंटिंग बनाता है उसकी दृष्टिकोण से आप उसको देखें तो वो आपको अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप अपने मन से चाहोगे, जिस तरह से आप देखना चाहो वो चीज़ शायद आपको अच्छी ना लगे। लेकिन यहाँ पर चाइनीज़ क्या बता रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी अंतरात्मा से देखना है। इसमें बाहरी दिखावा नहीं है लेकिन इस पे अंदर की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शांशुई, ठीक है, लिटरली माउंटेन। यानी कि इसमें क्या होता है, सांशुई को बोलते हैं माउंटेन। क्या बोलते हैं? सांशुई एक चाइनीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है माउंटेन्स। और इसमें क्या होता है, सांशुई में चाइनीज़ में माउंटेन्स वाटर को दोनों को इंक्लूड किया गया, माउंटेन एंड वाटर। अब इसमें क्या है, विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड, ठीक है। जो दोनों चीज़ें जब ये मिल जाती हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं लैंडस्केप, ठीक है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, यानी कि किसी इमेज में दो एलिमेंट्स होना। अब ये वाटर और माउंटेन एक एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स टू complementary poles, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द डॉइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। ओके गाइस, तो ये वाटर है, आपका जो वाटर है और आपका वाटर यहाँ यही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो आपका वाटर है और माउंटेन है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री पॉल्स करता है, यानी कि पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? पूरक।
ये एक दूसरे को पूरा करता है। रिफ्लेक्टिंग द डोइस्ट व्यू ऑफ अर यूनिवर्स। डोइस जानते हो किसे बोलते हैं? डोइस यानी कि अभी हमने ऊपर आपको बताया था ना, जिसको हम लोग डाउजी बोलते हैं, अभी ऊपर था ड्योस। ठीक है, इस तरह से। तो यानी कि ये एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स में दो चीज़ें जो हैं, जैसे एक आपका मतलब यूनिवर्स का मतलब उस यूनिवर्स के व्यूज़ को दिखाना, और किस तरह से दिखाना, दो कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, एक वाटर, एक वेरी गुड माउंटेन। आगे चलते हैं। तो यहाँ क्या बात है, द माउंटेन इज येंग। यहाँ पर माउंटेन को क्या बोला गया? येंग। क्या बोला गया? येंग। रीचिंग वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन। जो ये वर्टिकली है और जो कि कहाँ को जाता है? हेवन को जाता है। स्टेबल, वार्म। और ये माउंटेन है कैसा? बिल्कुल स्टेबल है, वार्म है, एंड ड्राई इन द सन। और सूरज की जो गर्मी की वजह से सूख जाता है। वाइल द वाटर इज येन। जहाँ वाटर को हम लोग येन बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ माउंटेन को हम लोग ने क्या बोला है? येंग। और यहाँ वाटर को क्या बोला है? येन। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। तो येन, जो युन येन कैसा है? यानी कि हॉरिजेंटल है एंड रेस्टिंग ऑन अर्थ। हॉरिजेंटल का मतलब यहाँ ये क्या हो गया? यहाँ पर जो हॉरिजेंटल तो आप लोग सब जानते भी हैं। और यहाँ जो वाटर है, वाटर क्या कर रहा है? पृथ्वी पे क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। ठीक है। फ्लूइड, बहता है। फ्लूइड मतलब बहना। और मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का, कूल और ठंडा। ये पानी की ये क्वालिटी है। द इंट्रैक्शन ऑफ येन। ठीक है, ये जो क्या करता है? इंट्रैक्शन येन है, इसका ये इंट्रैक्शन है, क्या करता है? इंट्रैक्ट करता है। द रिसेप्टिव फीमेल, यानी कि यिन एक इंट्रैक्शन करता है फीमेल की, फेमिनाइन। ठीक है, फेमिनाइन एक्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स एनर्जी। अगर हम लोग बात करें यूनिवर्स की एनर्जी के बारे में, तो ये जो आपका वाटर है, ये फेमिनाइन एस्पेक्ट है। एंड इट्स कंट्रोल इस काउंटर पार्ट येंग। और इसका अपोजिट जो काउंटर पार्ट है क्या है? वो येंग है। एक्टिव एंड मैस्कुलाइन, वो एक्टिव और मैस्कुलाइन है। ठीक है, यानी कि पहाड़ को मैस्कुलाइन की कैटेगरी में रखा गया, एंड वाटर को यिन यानी कि सॉरी फेमिनाइन की कैटेगरी में रखा गया। वाटर को यिन बोलते हैं। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नेशन ऑफ डियोज्म। ये एक डियोज्म का एक फंडामेंटल क्या है? नेशन है, नोशंस। अच्छा, अब आपको ये बता दें, आप लोग को बार बार ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये डियोइज्म क्या है। ठीक है, डोइज्म क्या है? तो चलिए हम आपको भी बताते हैं, एक मिनट रुकिए। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि ये है द डाओ। द डाओ, डाओ है क्या? मैं आपको बता चुका था कि अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ। ठीक है, एक ऐसा एक ऐसा शब्द जो दो रास्ते, ठीक है, जिसका मतलब होता है दो रास्ते होना। क्या होता है? दो रास्ते निकलना। और या तो यह मेथड, तो यहाँ इसको मेथड बोल सकते हैं या हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पाथ बोल सकते हैं, बोथ द पाथ। अब आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ बताया जा रहा है कि व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट। अब यहाँ थर्ड एलिमेंट के बारे में बात की जा रही है। द मिडिल वॉइड, एक मिडिल वॉइड यानी कि एक ऐसा स्पेस जहाँ वाटर और माउंटेन का मिलन होता है। ठीक है, वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, मिडिल यानी कि खाली स्पेस। देयर देयर किसका? वाटर और पानी। देयर मतलब बात हो रही है वाटर के बारे में और माउंटेन के बारे में बात हो रही है। चाहे इनका क्या होता है? एक प्लेस लेते हैं, यानी कि जहाँ ये एक दूसरे में मिलते हैं। ठीक है, दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ परा सॉरी प्राणायामा। ठीक है, ये प्राणायामा इस तरह का एक वर्ड है, बिकॉज दिस इज रिलेटिव टू सम डिफिकल्ट वर्ड, सो इट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड प्राणायामा। ठीक है, अच्छा, जो प्राणायामा है इसको क्या बताया जा रहा है? दिस कैन बी कंपेयर्ड, इसको कंपेयर किया जाता है विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। जो हम लोग योगिक यानी कि योग वगैरह करते, प्राणायाम करते हैं, तो उसमें क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? ब्रीथ इन, हम लोग सांस लेते हैं, रिटेन, ब्रीथ आउट।
फिर उसके बाद हम लोग बाहर को सांस को छोड़ते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज़ द वॉइड। ठीक है, जो सस्पेंशन है ब्रीथ का वो क्या है, एक वॉइड है वियर मेडिटेशन ऑकर, जहाँ पर मेडिटेशन को किया जाता है। अब थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो गैस हम यहाँ पर बता रहे हैं जो प्राणायाम होता है उसमें होता क्या है। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग सांस लेते हैं, उसके बाद रोक लेते हैं, फिर उसके बाद सांस आउट, जो हमारी जो सांस होती है फिर उसको हम आउट करते हैं, बाहर करते हैं। जो रिटेन होता है जब हम लोग सांस को रोक लेते हैं वो कहलाता है द सस्पेंशन ऑफ द ब्रीथ इज़ द वॉइड वेयर मेडिटेशन ऑक्योर, जहाँ मेडिटेशन हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं एकदम, फिर रोक लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर सांस छोड़ते हैं, तो जो मिड रोकने वाला जो पोजीशन है, तो वो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि वाइट बोलते हैं, और उसी को तभी मेडिटेशन कहलाता है। ठीक है, द मिडिल वॉइड इज़ एसेंशियल, जो मिडिल वॉइड है यानी कि सांस के रोकना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा, रोकने के बाद जो हम लोग स्पेस लेते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नथिंग कैन बी हैपन विदाउट इट, और इसके बिना कुछ किया नहीं जा सकता है। हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप। ठीक है, तो इसीलिए बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर स्पेस था, जो लैंडस्केप यानी कि जो चाइनीज़ लैंडस्केप बनी हुई थी, जो डाउजी ने बनाई हुई थी, तो उसमें भी एक तरह का स्पेस था, और वो स्पेस होना चाइनीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइनीज़ में ये स्पेस होना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ ये बताया जा रहा है। कौन सा स्पेस होना ज़रूरी है, जैसे कि उसने जो पहाड़ बनाए हुए थे, फिर उसके बाद जो नीचे उसने जो बिल्कुल पानी बनाया था। ठीक है, और ये उन दोनों के बीच में जो स्पेस था वो चाइनीज़ आर्ट में इम्पोर्टेंट में रखता है। ठीक है गाइस, अब आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। अब यहाँ एक आदमियों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आदमी मतलब एक इंसान भी एक ऐसा है जो उसमें एक बहुत अच्छा रोल अदा करता है। इन दैट स्पेस, ठीक है, उस स्पेस में बिटवीन हेवन एंड अर्थ, जहाँ हम लोग हेवन और अर्थ किसको बोल रहे थे, ठीक है, यानी कि जो माउंटेन को हम लोग हेवन और अर्थ को हम लोग वाटर का एक एग्जांपल दे रहे थे। ही बिकम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। तो जो इंसान होता है वो दो, ठीक है, दोनों पोल्स के, जो यूनिवर्स होता है उसके बीच में एक कम्युनिकेशन का माध्यम हो जाता है। हिज प्रेजेंस इज़ एसेंशियल, उसकी मौजूदगी होना यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन इफ़ इट इज़ ओनली सजेस्टेड, भले ये सजेस्ट किया गया है, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और एक्सप्रेस्ड बाय अ लॉफ्टी पीक्स, इज ही in Francois Cheng's wonderful expression the eye of the landscape। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो यहाँ पर फ्रैंकोइस चेंग्स हैं, उन्होंने एक एक्सप्रेस करते हुए लिखा है, बताते हुए कहा कि द आई ऑफ द लैंडस्केप। आई ऑफ द लैंडस्केप क्या है, इंसान, जो इंसान है वो क्या है, लैंडस्केप की एक आई है, बिना इसके कुछ पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म तो नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। अच्छा, गेटिंग इनसाइट आउटसाइडर आर्ट, यानी कि इनसाइट, जो गेटिंग इनसाइट आउटसाइडर आर्ट, ये एक छोटी सी कुछ कहानी तो है, और देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये एक ठीक है ब्रिंडा सूरी ने एक छोटी सी कहानी लिखी हुई है, और लिखी कब थी उन्होंने, हिंदुस्तान टाइम्स में लिखी थी, 28 अगस्त 2005 में लिखी थी। इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो सो दैट इट्स वेरी गोइंग टू बी वेरी इजी। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डबुफेट, ठीक है, डबुफेट मोटेड द कंसेप्ट ऑफ आर्ट, ठीक है, आर्ट ब्रट इन 1940, यानी कि जो फ्रेंच का पेंटर है जिनका नाम था जीन डबुफेट, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक आर्ट का 1940 में आर्ट का एक कंसेप्ट निकाला। ठीक है, क्या, द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विशनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी कि ये उन्होंने इस एक ऐसे बंदे के बारे में बताया था जो आर्ट को सीखा ही ना हो जिसने कभी, और उसने आर्ट में आर्ट उसने बना दी हो बहुत ज़्यादा अच्छी,
लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने उसको इंटरेस्ट नहीं लिया। देखते हैं, फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट विल्ड बिगिनिंग्स, यानी कि जब वो यहाँ बता रहे उस बंदे के बारे में जो आर्ट बनाना जानता नहीं है और उसने अपनी शुरुआत में बना दी आउटसाइडर आर्ट, वो आउटसाइडर आर्ट कहलाती है। हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्पोरेरी आर्ट इंटरनेशनली, और वो आर्ट बहुत स्पीड में इतनी फेमस हो गई और पूरा क्या हुआ, इंटरनेशनली उसको उसमें सारे लोग इंटरेस्ट लेने लगे। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा हो। दिस जेनर इज़ डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट्स। ये जो लिखा गया है, जेनर लिखा गया है, इसमें डिस्क्राइब किया गया है आर्ट के बारे में वो लोग जिनके राइट्स ही नहीं है। टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग। ठीक है, उनको आर्टिस्ट बनने का कोई हक नहीं है जो जिन्होंने शायद ट्रेनिंग ही ना ली हो, फॉर्मल ट्रेनिंग भी ना ली हो। बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि जिन्होंने आर्ट की ट्रेनिंग ली ही नहीं हो वो फॉर्मल आर्ट मतलब वो किस तरह से आर्टिस्ट कहलाएंगे। येट फिर भी शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट। ठीक है, और अपना टैलेंट दिखाते हैं और आर्टिस्टिक यानी कि जो उनके अंदर की जो आर्टिस्ट है उसको दिखाते हैं। द वर्क्स आर अ stimulating contrast to a lot of mainstream offspring। थोड़ा सा मैं एक बार और एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। यहाँ पर ये एक जेनर मतलब होती है शैली। ठीक है, यहाँ एक ये मतलब शैली उसके बारे में बताई जा रही है जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको शायद आर्ट सही से नहीं आती है, या आर्ट आती है तो वो उनके पास कोई ट्रेनिंग वगैरह फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है तो आर्ट नहीं कर पाते हैं। येट श्योर टैलेंट, लेकिन फिर भी उनमें टैलेंट होता है, वो टैलेंट दिखाते हैं एंड आर्टिस्टिक साइड, और उनके उनके टैलेंट में उनकी जो आर्ट होती है उसमें एक टैलेंट भी दिखता है और उसमें आर्टिस्टिक भी होती है, क्योंकि वो लोग जो ट्रेन नहीं होते हैं। देयर वर्क्स आर अ stimulating contrast to a lot of mainstream offerings। तो उनके जो काम हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत से लोगों को अपनी ओर ऑफरिंग करते हैं, मतलब क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अराउंड द टाइम डाबू फेट, ठीक है, अराउंड द टाइम डाबू फेट वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट इन इंडिया। उस समय क्या था, जो डाबो फेट हैं वो अपने इंडिया में, हम यानी कि हम लोग के जो इंडिया है उसमें क्या कर रहे थे, उसमें कुछ प्लानिंग कर रहे थे। एंड अनट्यूटर्ड, ठीक है, जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज। तो वहाँ पे अनट्यूटर यानी कि जिसको ट्रेन नहीं किया गया है, जिसको पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है, वो एक जीनियस भी है और वो एक पैराडाइज यानी कि स्वर्ग बना रहा है। ईयर्स एगो यानी कि सालों पहले, द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the rock garden in चंडीगढ़। तो यहाँ बता रहे हैं जो एक डाबू फेट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जंगल में मतलब एक पैराडाइज बनाना था। लेकिन पैराडाइज कैसा बनाना था, जिनका जो गार्डन था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे पैराडाइज हो। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने क्या किया था कि जंगल में उन्होंने लकड़ियों को जो काटना शुरू कर दिया, उसमें स्कल्पटेड, उसमें मूर्ति पत्थरों को लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये आप लोग देख रहे हो, ये बिल्कुल ठीक है। और रिसाइकल मटेरियल, और जो फेंका हुआ जो सामान होता है उसको यूज़ में ले जाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिसाइकल मटेरियल। तो उससे सारी चीज़ उसी से उन्होंने एक गार्डन बनाया हुआ था। ठीक है, इज़ नोन टू द वर्ल्ड टुडे, आज दुनिया उसको किस नाम से जानती है, रॉक गार्डन, एक रॉक गार्डन से जानती है। यानी कि उन्होंने लकड़ियाँ काटने के बाद उन्होंने पत्थरों से क्या करा, पत्थरों से उन्होंने एक गार्डन बना दिया चंडीगढ़ में। ठीक है, इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर, और वो एक 80 ईयर ओल्ड के क्रिएटर थे जिनका नाम था जो डायरेक्टर है नेक चंद, यानी कि जिनका नाम है नेक चंद। ठीक है भाई, जो डाबू फेट हैं
ठीक है। उन्होंने तो ये काम किया था लेकिन उसके जो डायरेक्टर थे वो ये थे। डाबू फेट के बारे में आप याद रखना, ठीक है। और एक नेकचंद के बारे में आप याद रखना। नेकचंद इज हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, यानी कि नेकचंद को भारत के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर माना जाता है, जो आउटसाइडर आर्ट के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। ज्ञाता कैसे? क्योंकि उन्होंने उनमें से और जो और भी जो लोग थे इनमें से एक हमारे नेकचंद भी थे जिन्होंने आउटसाइडर आर्ट को सीखा था। मतलब सीखा क्या था, उन्हें तो नेचुरली आती थी। द 15th इश्यू, यानी कि जो 15th इश्यू यानी कि स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विज़न। यहाँ रॉ विज़न देखो, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि जो आपका रॉ विज़न हो गया, ठीक है, और एक आपका रॉ विज़न, एक रॉ विज़न है, और भी जो मटेरियल है, ये सारे का मतलब इन सभी का एक मतलब ये होता है कि वो लोग जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है और उन्हें आर्ट आती है, इतना आप लोग याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आगे, नेक्शन इज़ नाउ held in India's biggest contributor to outsider art, the 15 issue, यानी कि जो 15 सेंचुरी की बात यहाँ हो रही 2005 ऑफ रॉ विज़न, यानी कि 2005 में जो रॉ विज़न है, रॉ विज़न किसको बोला जा रहा है? नेक्शन को। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये आउटसाइडर थे। जो आउटसाइडर, रॉ विज़न, ये सब एक ही है। अ यूके बेस्ड मैगजीन पॉइनियर, ठीक है। जो रॉ विज़न एक यूके बेस्ड मैगजीन है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ था इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ था, फीचर्स नेकचंद, ठीक है, एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर, ठीक है। तो ये एक मैगजीन है, मैगजीन में वुमेन बाय द वाटरफॉल, ये मैगजीन है, और मैगजीन में इनके बारे में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जैसे रॉक गार्डन स्कल्पचर के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। ये बात आप याद रखना। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट, एक देखो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। आर्ट ब्रूट, ठीक है, और विज़न, ठीक है, एंड अनट्रेंड, जो अनट्रेंड हो गए। ये 3 चीज़ें आप याद रखना। इन सभी का मतलब होता है वो लोग जिन्होंने आर्ट को सीखा नहीं और वो फेमस हुए, ठीक है। तो उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences, ठीक है। तो इन लोगों ने अपने क्या हुआ, इन्होंने जैसे आर्ट ब्रूट हुए या रॉ ब्रॉट हुए, रॉ आर्ट हो गए, ये दोनों इनको एक ही जैसा बोलते हैं, ये दोनों का मतलब एक ही हो जाता है। और उसके बाद ये क्या था, दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। तो इन्होंने क्या किया था, जो भी फेंकी हुई चीज़ें होती हैं, जो भी बेकार की चीज़ें होती हैं, उनको यूज़ करके एक इन्फ्लुएंस टाइप की आर्ट बनाई हुई थी। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू, और जितनी भी चीज़ होती हैं, कुछ भी और कहीं भी, यानी कि टिन से लेके सिंक यानी कि जो मांजने वाला जो वो होता है ना, जूना वगैरह उसको बोलते हैं, सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार, जो कार भी टूटी फूटी कार होती, कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। इन सबको हम लोग आर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिज़ाइन हाइट्स, यानी कि नेकचंद ने इसको जो फेंकी हुई चीज़ें होती हैं, इसका जो प्रोफेशन था, इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाए, इस आर्ट को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाए। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट, उनकी आर्ट को की पहचान एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस एज अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। तो उनकी एक इस आर्ट को बहुत अच्छा माना जाता है कि किस तरह से एक जो बंदा एक मतलब जिस बंदा सपना देखता है और सपने को साकार करता है, क्या मतलब एक अचानक उसके दिमाग में ये बात आती है कि मुझे आर्ट बनानी है, और आर्ट बनानी कैसी है, फेंकी हुई चीज़ों से, बेकार की जो चीज़ें हैं उनसे बहुत अच्छी आर्ट बना लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी
ऑनरिंग हिम, यानी कि जो वहाँ पे एक यूनेस्को एक यूरोपियन में एक कमीशन है जहाँ पर इनको बुलाकर इनको सम्मानित किया जाना था बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, यानी कि क्योंकि यूरोपियन लोगों ने इनका वर्क देखा था, इनके वर्क्स को एक्सपोज यानी कि एक्सपोज करना था, इनके वर्क्स को सराहना था, इसलिए यूनेस्को ने इनको अवार्ड करने के लिए आमंत्रित भी किया। द 5 month इंटरेक्टिव शो, वो 5 महीने का इंटरेक्टिव शो है रियल्म ऑफ नेक्शन, ठीक है, वहाँ नेक्शन के बारे में, बिगिनिंग अक्टूबर, और ये जो शुरू हो रहा है विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स एट स्विट्ज़रलैंड। और ये तो एक अखबार है, अखबार में एक न्यूज़ छपी हुई है, ठीक है, ये इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये पूरा आपने आपको बताया था ना। देखो ये एक अखबार है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये एक न्यूज़ है, यहाँ देखो, तो हिंदुस्तान टाइम्स में ये न्यूज़ छपी हुई थी, और ये न्यूज़ छपी हुई थी, उसी न्यूज़ को मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखेंगे? बिगिनिंग अक्टूबर, जो इनका जो शो था अक्टूबर में शुरू हो रहा था, और लीडिंग म्यूजियम इन, और ये कहाँ होना था? म्यूजियम में होना था, स्विट्ज़रलैंड की म्यूजियम में, बेल्जियम, जिसको हम लोग बेल्जियम में होना था, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम एंड फ्रेंच एंड इटली, इन जगह पर इनका ये एक फंक्शन कंप्लीट होना था, ठीक है। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेक चंद सेज, यानी कि नेक चंद बोलते हैं कि सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो मेरे लिए ये हो गया कि मेरा जो गार्डन है वहाँ लोग घूम रहे हैं और उसको लोग उसको देख रहे हैं, गार्डन में जो मैंने स्कल्पचर्स को बनाया हुआ था, सबसे बड़ा रिवॉर्ड मेरे लिए ये हो गया। तो गाइज़ ये था पूरा सा चैप्टर। थोड़ा सा आप लोग को बीच में प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन अगर जहाँ प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन। ओके गाइज़,